हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक को हम कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो आने वाला एग्जाम है पीसीएस का, जो कि 14 मई को है। इसके अलावा आरओ का एग्जाम हो गया या फिर बीईओ का हो गया, तो इन तीनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस वाली बुक को हम कवर अप करेंगे। बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में नहीं आए, एकदम एग्जाम स्पेसिफिक रहना है। सो अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपका जो भी सजेशन हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए 3 महीने बचे हैं, तो इन 3 महीने के हिसाब से ही चीज़ों को यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, एक्स्ट्रा समझने की कोशिश नहीं करेंगे, खाली जीएस वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग ही ज्योग्राफी को यहाँ पर हम देखेंगे। जो एग्जाम में आता है उस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं चैप्टर का नाम, वो क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब इसको पता करने के 2 तरीके के सोर्सेज हैं, एक है अप्राकृतिक और एक है आपका प्राकृतिक। अप्राकृतिक की बात करें तो डेंसिटी बेस्ड होता है, दाब आधारित और ताप आधारित, ठीक है। यानी कि घनत्व, दाब, ताप, ये जो 3 सोर्सेज हैं ये कैसे हैं? आपके अप्राकृतिक। जबकि प्राकृतिक स्रोतों की बात करें तो ज्वालामुखी पर आधारित, उल्का पिंडों पर आधारित और भूकंपीय तरंगों पर आधारित, ये 3 हैं आपके नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। नेचुरल का मतलब आप समझ गए, जो प्रकृति से ही हमें पता चल पाता है। जैसे कि अब ज्वालामुखी प्रक्रिया हो गई, वो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक तरीका है, मतलब प्रकृति से ही वो चीज़ें हैं। जब ज्वालामुखी फटता है और वो सारी चीज़ें होती हैं तभी आपको पता चलेगा। सिमिलरली अर्थक्वेक की बात कर लें, पृथ्वी के नीचे जब जो प्लेट्स हैं वो इधर उधर सरकती हैं, उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं और अर्थक्वेक से ही हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसके बाद उल्का पिंड की बात करें, अब कोई पिंड है जो बाहर से आ रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में, वो जब टकराएगा तो फ्रिक्शन होगा, उसकी ऊपरी सारी चीज़ हट जाएगी, तब उसका जो कोर है वो हमें पता चल जाएगा। उससे ही पता चलता है कि अर्थ की कोर किस तरीके की है। सो ये 2 तरीके के यहाँ पर सोर्सेज हैं, ठीक है। एग्जाम में कैसे आएगा? आपको ये 4 कोई दे देंगे, यहाँ पर 3 प्राकृतिक स्रोत दे देंगे, एक दे देगा अप्राकृतिक, और आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये बताइए कि कौन सा अप्राकृतिक स्रोत है पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानकारी देने के लिए, ठीक है, या उसका स्रोत कौन सा है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम डेंसिटी की बात कर ले, सबसे पहले वाले की। तो डेंसिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ की डेंसिटी कितनी है, ओवरऑल एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये कितनी है आपको एज इट इज़ ये याद रखना है, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये है आपकी 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो कोर है इसकी डेंसिटी और जो आपकी क्रस्ट है इसकी डेंसिटी में भारी अंतर है। जो क्रस्ट है इसकी एवरेज डेंसिटी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू कोर यानी कि जो हमारी अर्थ अगर इस तरीके की है तो अंदर ये रहा आपका कोर, इसके बाद मेंटल वाला एरिया, उसके बाद आता है आपका क्रस्ट वाला एरिया, ठीक है। सो जो कोर है, कोर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कोर हैवी मटेरियल से बनी है, तभी इसकी डेंसिटी या फिर इसका घनत्व बहुत ज़्यादा है। जबकि क्रस्ट की हम बात करते हैं तो क्रस्ट की डेंसिटी क्या है? बहुत कम है, दैट मीन्स कि हल्के मटेरियल से बना हुआ है। सो ये 2-3 पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें दाब की, तो जैसे जैसे दाब बढ़ेगा, जो प्रेशर है, प्रेशर इंक्रीज करेगा, सब क्या होगा? डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, बट एक लिमिट तक, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। एक अगर ये डिब्बा है, इतना ही बड़ा एक दूसरा डिब्बा ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हमने 4 पत्थर डाल दिए, यहां पर हमने 8 पत्थर डाल दिए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई, क्योंकि जिसके अंदर डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो एक बार देख लीजिए, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। अब अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो भैया डेंसिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। सो दाब आधारित सोर्सेज का मतलब क्या है? हमें कैसे पता चला कि अर्थ के अंदर भारी पदार्थ हैं या फिर अर्थ के अंदर की जो चट्टानें हैं वो भारी पदार्थों से बनी हुई हैं और उनका जो घनत्व है वो ज़्यादा है? कैसे पता चलेगा? कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाना शुरू करेंगे तो आपके ऊपर जो है प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। जितना अंदर आते जाएंगे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा उतना ही ज़्यादा। सो जितना अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? डेंसिटी भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर आप सिंपल सा देखिए, अगर यहाँ पर ये 4 पत्थर इस तरीके से रखे हुए थे, अब ऊपर से प्रेशर पड़ना शुरू हुआ तो ये आपस में क्लोज नहीं हो जाएंगे और, ठीक है, कम एरिया घेरेंगे। अब जो स्पेस बचा उसके अंदर और सारी चीज़ें आ गई, मतलब और पत्थर आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा? डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है, ताप आधारित, यानी कि टेम्परेचर बेस्ड। सो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जैसा आपको पता है कि अर्थ के अंदर जब आप जाएंगे तो हर 32 मीटर पर
1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। बट जो ये इंक्रीमेंट की दर है ये सिमिलर नहीं रहती है, ये एक सी नहीं रहती। दैट मीन्स कि शुरुआत में जो 100 किलोमीटर होंगे तो शुरुआत में 100 किलोमीटर पर जो टेम्परेचर राइज होगा वो कितना होगा आपका 12 डिग्री के आसपास होगा। उसके बाद टेम्परेचर नेक्स्ट 300 किलोमीटर पर जो होगा वो हर 1 किलोमीटर पर कितना होगा 2 डिग्री सेल्सियस का होगा। और उसके बाद हर 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का जो इंक्रीमेंट होगा वो देखने को मिलेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि शुरुआत का जो 100 किलोमीटर था इसमें हर 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीमेंट देखने को मिला हर 1 किलोमीटर पर। इसके बाद अगले 300 किलोमीटर पर हम बात करें तब यहाँ पर हर 1 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करता है। इसके बाद का जो मतलब और ज़्यादा गहराई पर जाएंगे तब हर 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करता चला जाएगा। मतलब टेम्परेचर तो राइज होगा बट वो उसका जो इंक्रीमेंट की रेट होगा वो वृद्धि दर डिक्रीज करेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है कि जहाँ पर भी भूकंप की संभावना ज़्यादा होती है या फिर जो एरिया टेक्टोनिकली यानी कि विवर्तनिक रूप से ज़्यादा सक्रिय होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको एग्जैक्टली याद रखने हैं कि एक तो ये कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर तो राइज करेगा बट जो राइज का रेट है वो रेट जो है वो डिक्रीज करेगा। समझ रहे हैं? दूसरी बात क्या कि जब हम किसी भी ऐसे एरिया को देखेंगे जो कि टेक्टोनिकली एक्टिव है या फिर हम कहें विवर्तनिक रूप से एक्टिव है, सक्रिय है, वहां पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सो ये तो बात हो गई जो अप्राकृतिक स्रोत है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसमें किसकी, प्राकृतिक स्रोत की। तो प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी आधारित। अब देखिए ज्वालामुखी ये है, ठीक है। ज्वालामुखी जब फटता है तो इसके अंदर क्या मैग्मा बाहर आता है, जब हमारी सरफेस पर आता है उसको क्या बोलते हैं हम, लावा बोलते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मटेरियल मिलता है। तो अर्थ का इंटीरियर कैसा है ये आपको किसके थ्रू पता चल सकता है, जो ज्वालामुखी है उसके थ्रू। इसके बाद उल्का पिंड की बात करें, उल्का पिंड जब भी कभी पृथ्वी के एनवायरनमेंट में, वातावरण में कोई भी अंतरिक्ष से पिंड आकर इधर इसके अंदर एंटर करता है तो घर्षण होता है और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इसका आउटर वाला जो पार्ट होगा, जो इसकी परत होंगी वो सब जल जाएंगी और उसका इंटीरियर वाला पार्ट बचा रह जाता है। और वो किस मटेरियल का है, इससे ही हमें पता चल जाता है कि हमारी अर्थ किस मटेरियल की बनी हुई है। इसके अलावा भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंगों की वजह से भी हमें पता चल जाता है कि हमारी अर्थ में कहाँ पर सॉलिड है, कहाँ पर लिक्विड है, कहाँ पर सेमी सॉलिड है। 3 तरीके की तरंगे होती हैं, एक होती है प्राइमरी वेव्स, एक होती हैं सेकेंडरी और एक होती हैं आपकी सरफेस वेव्स। ठीक है, जब भी भूकंप आता है। सो प्राइमरी वेव्स होती हैं, ये हर मटेरियल से पास हो जाती हैं। दैट मीन्स लिक्विड से भी पास हो जाती हैं और ये सॉलिड से भी पास हो जाती हैं। ठीक है, और जो मोल्टन स्टेट है, सेमी मोल्टन है, वहाँ से ही पास हो जाती हैं। बट जो सेकेंडरी वेव्स हैं इनके साथ ये चीज़ नहीं होती है। सो उससे ही हमें पता चल जाता है कि कौन सी वेव्स कहाँ से पास हो रही है, नहीं हो रही। दैट मीन्स वहाँ पर कौन सा जो मटेरियल है, किस प्रकार का मटेरियल है। दूसरी बात, कभी भी जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे हैं, ये एक तरीके के मटेरियल से जब दूसरे तरीके के मटेरियल में जाती हैं तो ये कुछ ना कुछ शिफ्ट कर जाती हैं अपने रूट से। दैट मीन्स कि जब आप देखेंगे सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में वेव्स बहुत तेज़ी से ट्रेवल करती हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये लिक्विड में जाएंगी तब क्या होगा, ये अपने पाथ से हल्का सा मूव ऑन, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएंगी। इससे क्या पता चलता है कि इनका पाथ सेम नहीं है। दैट मीन्स अंदर कुछ चेंज हुआ है मटेरियल में, इसी की वजह से ये चेंज देखने को मिलता है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी इस सब के बारे में कि सोर्सेज क्या क्या हैं। इसके बाद मेन बात आती है कि भैया जो हमारी क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और मतलब क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 तरीके से अर्थ को डिवाइड करा गया है। सो क्रस्ट पर क्या क्या चीज़ है जिससे क्वेश्चन आपका बनेगा। सबसे पहले कि कौन कौन सा मटेरियल पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद लोहा और इसके बाद कैल्शियम। शुरुआत के 5 को एज इट इज़ याद रख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा देगा। हो सकता है आपको अरेंज करने के लिए आ जाए कि इनकी परसेंटेज मात्रा उसके अकॉर्डिंग जो है क्रस्ट पर ये कौन सी कितनी ज़्यादा परसेंटेज में है, कितनी ज़्यादा मात्रा में है, ये आपको यहाँ पर बताना है और इसको क्रमानुसार व्यवस्थित करिए, ज़्यादा से कम की ओर या फिर कम से ज़्यादा की ओर। तो शुरुआत के 5 याद रख लीजिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं।
सो इस वाली इमेज में आप इजीली समझ पाएंगे कि कौन सा लिथोस्फीयर होता है, स्थलमंडल होता है, फिर एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, मेंटल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्रस्ट तो आप समझते ही हैं कि क्रस्ट क्या है, ठीक है। अब क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक है, तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास जो है नीचे अगर हम जाएंगे अर्थ की सरफेस से, तो वहाँ तक का जो पूरा पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, आपका लिथोस्फीयर कहलाएगा, जिसमें क्रस्ट भी शामिल है और जिसमें आपका अपर मोस्ट जो सॉलिड मेंटल है वो भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे, लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे फिर आता है आपका एस्थेनोस्फीयर। ये मेंटल का ही पार्ट है और जो लिथोस्फीयर है उसके कंपैरेटिवली ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है और मतलब गर्म स्टेट में होता है, हॉट स्टेट में होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, फिर लोअर मेंटल आ गया। इसके बाद जो हम कोर की बात करते हैं, कोर किस तरीके की, अभी हमने देखा भी था शायद, वो इनर और आउटर। तो आउटर कोर की बात करेंगे, कैसी है, लिक्विड स्टेट में, और इनर कोर कैसी है आपकी, ये सॉलिड स्टेट में। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो डिसकंटिन्यूटी होती है, ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सी किसके बीच में है, और ये हमेशा कंफ्यूज करती हैं, आपको याद नहीं रहता, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और किसी को याद रहता हो तो भैया वो आगे ना ट्रिक सुने। अदरवाइज यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको इनके बारे में याद रखना है, इनका सीक्वेंस याद रखना, और वो सीक्वेंस अब आप यहाँ पर देखेंगे। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सीएम जो हमारे हैं ये बहुत रेगुलरली काम करते हैं, रेगुलरली, ठीक है। बस इतना अगर आपने याद रख लिया कि सीएम हमारे रेगुलरली काम करते हैं, बात खत्म। स्पेलिंग मैंने इधर उधर करके लिखी है, ठीक है, रेगुलरली की, तो उस पर ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। तो सी से आपका हो गया कॉनरॉड। अब रॉड आपको कहाँ पर मिलेगी, क्रस्ट पर मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी। एम की बात करें, क्या हो गया आपका, मोरोविक, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति जिसके सर पर रॉड पड़ेगी, ठीक है, तो उसका दुनिया से मोह भंग हो जाएगा, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो मेंटल हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसके सर पर रॉड पड़ेगी कैसा हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। सो अभी हम किस पे गए थे, अभी हम लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट की हमने बात करी। अब लोअर क्रस्ट से अंदर ही तो जा रहे हैं ना आप, धीरे धीरे आप अर्थ के इंटीरियर जाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी थी वो कॉनरॉड हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका, जब हम लोअर क्रस्ट से कहाँ जाएंगे, मेंटल की तरफ, ठीक है। कैसे मेंटल, जो अपर मेंटल है, समझ रहे। तो ये कौन सी हो जाएगी, मोरोविक। तो सीएम रेगुलरली, ये आपको याद रखना है, इतने से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आरई की बात करें तो ये आपका क्या है कि रेप्टी। सो जो रेगुलरली था हमारा वर्ड, रेगुलरली, ठीक है। तो रेगुलरली में आरई क्या हो जाएगी आपकी, रेप्टी, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने कहाँ कहाँ तक बात कर ली। सबसे पहले हमने बात किसकी करी, जो अपर क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट है, इसके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी देखी हमने, रॉड वाली देखी, यानी कि हमने कॉनरॉड देखी। इसके बाद जो लोअर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट से हम गए कहाँ पर, अपर मेंटल पर। इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी थी वो कौन सी थी, मोरोविक थी, ठीक है। इसके बाद देखिए अपर मेंटल पे खड़े हुए ना, दैट मीन्स रेप्टी कहाँ से कहाँ तक होगी, जो अपर मेंटल है, और अपर मेंटल से कहाँ पर, लोअर मेंटल तक, ठीक है। सो ये डिसकंटिन्यूटी आपकी कौन सी हो जाएगी, रेप्टी हो जाएगी। इसके बाद अगली कौन सी आएगी आपकी, गुटेनबर्ग, ठीक है। सो गुटेनबर्ग, अब हम कहाँ पे खड़े हुए, अब हम खड़े हुए लोअर मेंटल पर। तो लोअर मेंटल से जो आउटर क्रस्ट जो कोर होगी, ठीक है, आउटर कोर, इसके बीच में ये कौन सी कहलाएगी आपकी, गुटेनबर्ग। इसके बाद आखिरी जो है आपकी लेहमैन। लेहमैन की अगर हम बात करें तो लेहमैन आपकी कहाँ से कहाँ तक होगी, ऑब्वियसली बात है कि आउटर कोर से इनर कोर तक, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाएगी, जो लेहमैन है। तो ये पूरा सीक्वेंस है जो सीएम रेगुलरली, बस आपको यही याद रखना है, सीएम रेगुलरली, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी हो गई आपकी, कॉनरॉड हो गई। इसके बाद कौन सी हो गई, मोरोविक हो गई। इसके बाद हो गई आपकी रेप्टी। इसके बाद हो गई आपकी गुटेनबर्ग, और गुटेनबर्ग के बाद कौन सी हो गई, लेहमैन, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन अराइज होंगे एग्जाम में, और मुझे नहीं लगता अब आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर कभी गलत होगा। सो इसके साथ ही इस वाले चैप्टर को यहाँ पर एंड करते हैं। कुछ और खास नहीं दिया हुआ है बुक में, ठीक है। सो और कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। सो तैयारी करते रहिए, और चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।